हमारे साथ हैं डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, ये रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। फिलहाल सेवानिवृत्त है, फिर भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षक है तो शिक्षक तो आजीवन शिक्षक ही रहेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद मनु गौरहा जी हैं। तो मनु गौरहा जी तो पुराने रहे हैं, कई बार इनसे चर्चा भी हुई है। ये भी मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैं और अभी वहीं शिक्षक भी हैं कॉलेज में। अमर कुमार जी भी लखनऊ में हैं, तो ये भी पुराने। और फरहा सबिहा खान जी भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो आज दरअसल बातचीत जो है, 5 राज्यों में हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के जो बातें हो रही है और बातें जाकर रुक रही है अगले लोकसभा चुनाव पर 2024 पर, ठीक है ना। तो जो भी बातें हो रही है, हार जीत के क्या कारण हुए नहीं हुए, कौन जीता कौन हारा, लोकतंत्र है, हार जीत है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन जो बातें आई है, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी ने, कि भाई हमारे लिए 4 ही जरूरी चीज है जो महत्वपूर्ण है और उन पर हमारा ध्यान है, और जो हमारी ताकत है और उनकी बेहतरी जो है हमारी प्राथमिकता है। उसमें वो महिलाओं का जिक्र करते हैं, युवाओं का जिक्र करते हैं, किसानों का करते हैं और फिर गरीबों का करते हैं। तो ठीक है, वाजिब है, बात है, तर्क है, प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं तो उनके बात में दम भी है, उनको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी देश में पिछले दिनों महिला उत्पीड़न को लेकर जो बातें हुई, जो मणिपुर से आई, फिर जो दिल्ली में हुआ पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार का मामला था, यही देश बहुत बड़ा किसान आंदोलन का गवाह रहा है और बहुत लंबा आंदोलन चला है। और इस कारण जो कुछ भी हुआ है उसको देश की काफी बदनामी हुई, लाल किले तक लोग पहुंचे और जो कुछ हुआ है वो भी दृश्य देखा है। बाद में ठीक है, कानून को वापस करना पड़ा, सब कुछ हुआ। मेरी चिंता बस यही जो है, राजनीति का जो दोहरा चरित्र है, और आजादी के 75 साल हो गए हैं, अब भी वही किसी तरीके से वोट हासिल करना, लुक लुभावन बातें करना, हम 100 रुपये आपको मासिक कुछ देंगे भत्ता वगैरह, दूसरा आके कहे कि भाई हम 150 दे देंगे। बातें हो गई, कोई 5 किलो चावल दे रहा है तो कोई 7 किलो देने लग रहा है। वही बीजेपी जो एमएसपी के मुद्दे पर किसान आंदोलन हुआ था, जीत पर हुई थी, सब बातें हैं। लेकिन उसी छत्तीसगढ़ में जो वहाँ की कांग्रेस सरकार, बघेल सरकार कर रही थी, जो किसानों को जो धान के एवज में जो उनको न्यूनतम जो मूल्य दिया था, फिर उसको जो है उसमें बोनस की बातें थी, जो भी बातें थी, जब उनका घोषणा पत्र आया तो उसके तत्काल बाद बीजेपी का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा गया कि हम उससे कुछ बढ़ा चढ़ा करके देंगे जो बातें हुई। तो एक तरफ अगर छत्तीसगढ़ के लिए आप तैयार हो जाते हैं एमएसपी देने के लिए या कूद देने के लिए, तो इसको पूरे देश में आपको लागू करने में कहाँ कुछ परेशानी है, नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज भी अब हम वही खैरात के इंतजार में खड़े हैं 75 साल बाद भी। तो फिर हम कहाँ हैं? क्या यही जो हमारी व्यवस्था, जो संवैधानिक परिकल्पना थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र की जो परिकल्पना है, सिर्फ यही है कि जनता को है कि जो कुछ ज्यादा हमको दे दे, मुफ्त में दे दे, कुछ बातें कर ले, और राजनीतिक दलों का है कि किसी तरह से हमारा वोट, हमको वोट आ जाए, हम सरकार में आ जाए, फिर इत्मीनान हो जाए, वादों को पूरा न करना, उस पर भी बहस होती है। तो हमको लग रहा है कि पांडे जी थोड़ा व्यस्त है, तो हम मनु जी आप ही से शुरू कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल। आप, जो मेरी चिंता है और जो मेरा विषय है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं, और कुछ बेहतर हो तो कैसे हो, जो प्रधान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें बेहतरी कैसे आए, जहां सचमुच जनता का, जनता के लिए जनता का शासन दिखे, सिर्फ कहने के लिए न हो। यहाँ जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा तो कही जा रही है, लेकिन नहीं है कि हाँ, जनता तो एक याचक की भूमिका में है, जो बस कुछ चंद कुछ लाभ के लिए अपना अंगूठा काट दे रहा है और फिर 5 साल के जो है किसी को अपनी शक्ति दे दे रहा है। जी। जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो
आपने एक बड़े गंभीर विषय पर चर्चा आरंभ की है। गंभीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल में ही चुनाव हुए और उसके परिणाम आए हैं 3 तारीख को। और ऐसा माना जा रहा है कि अब ये सब के बाद हम फिर से कमर कस लेंगे, पूरा भारत लोकसभा के 2024 के चुनाव के लिए। और आ भी गया है कि मार्च के पहले सप्ताह में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाएगी। मतलब यह है कि चुनाव का बिगुल बच जाएगा। और ये 3-4 महीने ही है जब फिर से मुफ्तखोरी का नया दौर आएगा। लोक लुभावन वादों के माध्यम से गलीबल जनता, सिटीजन्स को फिर से अपने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का निर्माण होगा। विषय ये नहीं है, विषय ये है, क्या भारत जैसा राष्ट्र जहाँ पे लगभग 140 करोड़ से ज्यादा की जनता है, क्या हम इस मुक्तखोरी के माध्यम से विकास अपेक्षा कर रहे हैं? आपने जी इस प्रश्न बहुत अहम उठाया है कि कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि किसानों की इनकम डबल कर देंगे। अगर हम मुक्तखोरी में डबल क्या, बिना मेहनत करे तो हम ट्रिपल और चौबल भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या है कि हमें हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना है, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसको भी सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अभी जो राजनीति और अभी हालिया चुनाव में जो हमने देखने को मिला, उसमें मैं 2 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण रूप से मानूंगा। क्यों 4-5 राज्यों में हुए थे चुनाव। जी मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों का आकलन करूंगा। तेलंगाना का अभी नहीं, और मिजोरम का भी नहीं, पर इन 3 राज्यों का मैं आकलन करूंगा। अ, एक राज्य जहां का मैं निवासी हूँ, मध्य प्रदेश, वहां पे भाजपा का शासन था। और बाकी 2 राज्य, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पे कांग्रेस का शासन था। मैं क्यों महत्वपूर्ण है शासन किस पार्टी का है, क्योंकि उनके हाथ में, जब जिनके हाथ में सत्ता होती है, वो हमने देखा है। और मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहना योजना, किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हुआ। जिनके हाथ में शासन था, उन्होंने मुफ्तखोरी की रेवड़ियां बांटना उसी समय शुरू कर दिया था। ये यूं समझिए कि चुनाव के बिगुल बजने के, आदर्श आचार संहिता के स्थापना के कुछ दिन पहले से ही बांटना शुरू कर दिया। ठीक है ना? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना एक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसी जी प्रकार से उसी प्रकार से राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस चुनाव में एक मुझे अलग ट्रेंड दिखा है। निश्चित तौर पे मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है, मैं मना नहीं करूंगा। पर अलग ट्रेंड क्या दिखा है मालूम है? आप भी मेरे साथ सहमत होंगे इस विचार से जी कि राजस्थान भी मुफ्तखोरी बांट रहा है, मध्य प्रदेश भी मुफ्तखोरी बांट रहा है, मुफ्त की खैरात बांट रहा है, और छत्तीसगढ़ भी मुफ्त की खैरात बांट रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन है, और बाकी 2 राज्यों में कांग्रेस की शासन थी। फिर क्या कारण है कि भारी उलट हुआ है चुनाव में? मतलब मुफ्तखोरी एक तरफ तो लोगों को आकर्षित कर रही थी, जैसा पॉलिटिकल पार्टी, तभी तो बांटा इन लोगों ने चुनाव के एकदम पहले। उन्हें मालूम था कि आकर्षित करेगी, पर उसके अलावा भी कुछ फैक्टर था जिसने जिसने मुफ्तखोरी को ओवरराइड करते हुए जनमानस को वोट देने के लिए प्रेरित किया। जी आ, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ का मेरी पैतृक संपत्ति और मेरा मूल छत्तीसगढ़ है। वहां पे भी बघेल सरकार ने बहुत सारी मुफ्तखोरी के वादे भी किए थे और बांटना भी शुरू किया था। विगत कई वर्षों से बांट रही है। मध्य प्रदेश में मैं देख ही रहा हूँ, इसलिए मैं कोई मतांतर ये नहीं करूंगा कि भाजपा वाले नहीं करते और कांग्रेस वाले करते हैं। और राजस्थान में भी इसी प्रकार से है। पर उसके बावजूद भी क्या कारण है कि वहां कांग्रेस को जनता ने नकार दिया, जबकि मुफ्तखोरी वो भी दे रहे थे। राजस्थान में जनता ने नकार दिया, जबकि मुफ्तखोरी राजस्थान भी कर रही थी। और मध्य प्रदेश में जनता ने स्वीकार कर लिया उसी मुफ्तखोरी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनता यहाँ स्वीकार करती तो वहां भी स्वीकार करना था उसे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो लगभग हम भाई भाई हैं।
2000 में ही विभाजन हुआ, तो मनोवृत्तियां प्रवृत्तियां तो लगभग एक सी है। पर मुझे ऐसा लगता है इस वाले चुनाव में मुफ्तखोरी के अलावा एक और अहम बिंदु रहा है, वो रहा है मोदी फैक्टर। और मोदी फैक्टर में भी मैं मान रहा हूं 2-3 चीजें बड़ी प्रमुख हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हमास ने हमला किया था इजराइल पर, वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लगभग इसी काल में हुआ था और जख्म ताजा थे। आ, मोदी फैक्टर क्यों है, पहले उस पर प्रकाश डालूंगा कि इस चुनाव में मैं मध्य प्रदेश में देख रहा था कि ऐसा लड़ा जा रहा था जैसे कि चुनाव विधानसभा का ना होकर लोकसभा का हो। हम सीएम का चुनाव ना कर कर हम एक प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। गारंटी मोदी साहब दे रहे थे। शुरुआती दौर में तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी केंद्र में थे एडवर्टीजमेंट के, विज्ञापन के। पर जैसे जैसे चरम पे आया चुनाव, तो वो विज्ञापन के केंद्र से भी विलोपित हो गए। केवल और केवल मोदी, गारंटी मोदी की मिल रही थी। इसी प्रकार से राजस्थान था और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ था। अब मोदी फैक्टर आप कहेंगे कि तेलंगाना में लागू क्यों नहीं मोदी इफेक्ट देखने को मिला, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। इन 2-3 राज्यों में क्योंकि वहां पे कास्ट फैक्टर है, इस कारण से इन 3 राज्यों में जो मैंने देखा है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि मोदी के प्रति, क्योंकि लोगों ने विपक्षी ने मोदी को व्यक्तिगत रूप से आहत करना शुरू किया था, और ये 14 से चालू है, उससे पहले से भी चालू है, पर 14 से हम देख रहे हैं। मौत का सौदागर, सबसे पहले चाय वाला, फिर मौत का सौदागर, फिर चौकीदार चोर है 19 में, आपने देखा होगा, ये भी उलटफेर हुआ, उलटवार हुआ। और इस बार पनौती आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की सद्भावनाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। इस कारण से उन्हें जब अवसर मिला बताने का, तो उन्होंने बता दिया कि पनौती कौन है और कौन पनौती नहीं है। तो मेरा एक अपील भी है, विपक्ष की अत्यंत आवश्यकता होती है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र की व्यवस्था में। तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष को अपील भी करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत प्रहार न कीजिए। क्योंकि व्यक्तिगत प्रहार, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा मोदी को समर्थन, जो फेंस सिटर्स होते हैं, जो सीमांत में बैठे हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना निर्णय ढंग से नहीं बनाया है, या छोटी पार्टियों में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, या जातिगत पार्टियों में ज्यादा इंटरेस्ट है, वे मोदी के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरा कारण यह है हमास का, जो मैं आपसे कह रहा था कि हमास ने जो हमला किया इजराइल में, और उसमें जो कांग्रेस ने, परंपरागत रूप से कांग्रेस फिलिस्तीन को ही समर्थन करती आई है, पर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस मामले में अगर 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 इसराइल को समर्थन नहीं कर सकती थी, तो कम से कम फिलिस्तीन के समर्थन की बात नहीं करती। क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि फिलिस्तीन की भूमि से, गाजा पट्टी से हमास ने हमला किया था, तो ऐसा माना जाता है कि फिलिस्तीन का भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान है। और कांग्रेस वालों ने शायद एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, और अपनी परंपरागत, पूर्व में भी उन्होंने फिलिस्तीन को समर्थन किया था, इसलिए मैं विशेष रूप से नहीं कहूंगा, पर हाँ, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको स्पष्ट रूप से समर्थन या विरोध करने का उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी, अगर वो इजराइल को समर्थन नहीं कर ये पा जो रहे थे ये तो। जो ये जो आप तो ये जो आप कह रहे हैं, ये बातें गलत नहीं है, लेकिन ये बातें रणनीतिक बातें, कूटनीतिक बातें, फिर भावनात्मक बातें, तो ठीक है, अलग अलग कुछ होता रहे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का भी एक स्तर होना चाहिए, यह सही है। विपक्ष ने पनौती कह दिया, कुछ कह दिया, कभी चोर कह दिया था, कुछ किया था, तो उसकी सजा ठीक है, वो जनता देती है, वोटर जो समझती है अपने हिसाब से देती है। लेकिन कुल मिला के इन तमाम मुद्दों से, जाति के दायरे से नहीं हटिएगा, भावनात्मक बातों से नहीं हटेंगे, तो फिर जाके तो बातें फिर वहीं घुमा फिरा के एक जगह स्थिर हो जाती है। ठीक है ना। क्योंकि समय, बदलते समय के साथ स्टैंड लेना पड़ता है, विदेश नीति में भी हो, जो भी हो, तो बदलता समय के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। और मोदी जी ने स्टैंड लिया, दोनों के साथ खड़े हुए, ऐसा नहीं है कि एक तरफ हुए थे। तो उसकी ठीक है, जी आलोचना, जी प्रत्यालोचना ठीक है, उसके भी अलग अलग तर्क हो सकते हैं, उसमें आपका भी तर्क है, वाजिब है।
तो हम चलते हैं अमर जी के पास ही बढ़ते हैं। फिर अमर जी थोड़ा अभी प्रकाश डालिए संक्षेप में। पहले पांडे जी को बुलाइए। पांडे साहब लग रहे पांडे हैं जी। कि पांडे सर मेरी आवाज जा रही है? अमर जी बोले ठीक है, उसके बाद नहीं, अरे आप आ पांडे से आप जाइए सर, बोलिए उनको पहले। बाद में मौका देंगे। आप आपसे आपको सुनना बहुत जरूरी है पहले। हम हाँ, बाद पहले में बोले। आपको सुने। अरे अमर जी छोटे भाई हैं, बोलिए। अरे नहीं सर, बोलिए बोलिए पहले। आप पहली आपका बार आए हैं, बोलिए सर। मार्गदर्शन ज्यादा जरूरी है सर। वो मार्गदर्शन करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, तो भी थोड़ा हाँ हाँ, उनको बोलिए सर। आपको थोड़ा ज्यादा आपको सुनना चाहेंगे लोग भी। हाँ। जी चलिए ठीक है, बोलिए, पूछिए। वो जो हमारा सवाल है सर कि जो अभी हालिया जो विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं और जो 2024 के लोकसभा चुनाव के एजेंडे की बात हो रही है, तो जो भी हुआ है वोट हासिल करने के लिए और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और जिन वादों के सहारे या कुछ वादों को पूरा करके कुछ नए वादों के साथ जो वोट हासिल किए गए हैं, तो जो तरीका है कहीं से कुछ बदला तरीका नहीं दिखता है। यह तरीका आजादी के समय से चला आ रहा है, उस समय से भी सब कुछ वही हो रहा है, ठीक है ना? तो इसको आप प्रजातंत्र लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में किस रूप में देख रहे हैं? इससे क्या लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो रही है, लोकतंत्र हमारा और विकसित पर हो रहा है, कि फिर जाके फिर वही केंद्रित है जहां से शुरुआत हुई थी वहीं हम खड़े हैं आज भी? लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम। मित्रों, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं, राकेश रंजन जी और डॉक्टर अमर कुमार उर्फ मोती बाबू के सौजन्य से आपके इस चैनल में और परिचर्चा में भाग लेने का अवसर मिला। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका चैनल वर्तमान समय में हुए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम, पद्धति, समस्या, चुनौतियां जैसे गंभीर विषय पर परिचर्चा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रयासरत है। यह एक शुभ संकेत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है और लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो, इसके लिए मीडिया और अन्य सारे माध्यम सक्रिय हैं। अभी अभी मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, जी और वर्तमान जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन चुनावों में 3 बड़े राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 2 छोटे राज्य। लेकिन प्रत्येक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अनेक हथकंडों को अपनाया। जी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जातीय गणना को लेकर के विवाद हुआ, सनातन को लेकर के हुआ, और न जाने और क्या क्या हुआ। लेकिन अब जनता
पहले जैसी नहीं रही। कुछ क्षणिक भुलावे में या क्षणिक लाभ में दूरगामी परिणाम को भूल जाए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में तमाम जातीय समीकरण और अन्य प्रलोभन रूपी जो हथकंडे थे वो शिथिल हो गए और कहीं न कहीं मोदी फैक्टर कामयाब हो गया। सबसे बड़ी बात राकेश रंजन जी कि मोदी जी के जो 3 संकल्प हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये 3 ऐसे कारक हैं जो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी। और मैं समझता हूं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों बड़े राज्य हैं, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था और भाजपा ने कांग्रेस को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त की है। मध्य प्रदेश में भाजपा पहले से वर्तमान थी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पार्टी या जो दल सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करेगी, शायद वही अब सत्ता में रह पाएगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो यह है कि ये पार्टियां को मानती हैं कि नहीं मानती हैं। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। एक संविधान दिवस समारोह में मैं गया था और मैंने कहा कि ये पार्टियां संविधान को मानती हैं, संविधान की नहीं मानती हैं। जी। किस गुरु को मानता है, गुरु की नहीं मानता है। बेटा बाप को मानता है, बाप की नहीं मानता है। हिंदी व्याकरण में को और की ये 2 चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह को है, संबंध कारक की चिन्ह की है। समस्या सबसे बड़ी है कि हम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बाप को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर बेटा बाप की मानेगा तो कभी बाप का नेटा नहीं पकड़ेगा। लोकतंत्र की रक्षा तभी होगी जब लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की माने, संविधान की माने। हम अधिकार की मांग करते हैं मगर कर्तव्य की ओर नहीं देखते हैं। इसलिए जो वादे आप कर रहे हैं या जो पार्टियां कर रही हैं या चुनाव के समय जो संकल्प पत्र जारी हो रहा है, उन संकल्प पत्रों को कितनी मुस्तैदी के साथ आप अमली जामा पहना रही हैं, ये महत्वपूर्ण है। जी, 1947 से लेकर के और आजादी के 70 साल तक जम्मू कश्मीर की समस्या इतनी बड़ी समस्या रही।